मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चल रहा था अपना, ठीक है। और इसके अंदर हमने 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर ली थी, तीसरी चल रही थी, तीसरी का लास्ट है आज, विद्युत ऋणात्मकता वाले का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है, यानी आवर्त में किस प्रकार से बढ़ेगी या घटेगी, और जो वर्ग होता है उसमें वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। उसके बाद पढ़ा था हमने, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ईएन का डिटर्मिनेशन करने के 2 मेथड थे, पोलिंग मेथड और मूलिकर मेथड। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो ईएन है उसका केमिकल बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। 3-4 कर लिए थे टॉपिक। उसके बाद 5वां रहेगा अपना ईएन एंड बॉन्डिंग, लास्ट है ईएन का ये, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। देखें इसके अंदर ईएन और बॉन्डिंग रिलेशन क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि NF3 कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, NF3 तथा NH3 में से किसका बंध कोण अधिक होता है तथा क्यों। एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर 2 फॉर्मूले, उन दोनों फॉर्मूले से बिना इसको सोल्व किए डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि NF3 और NH3 में से किसका बंध कोण अधिक होता है तथा क्यों। अब दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलेगा कि दोनों में से किसका बंध कोण अधिक होगा। अब ये पता है NF3 और NH3, इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि NF3 और NH3 दोनों में ही संकरण क्या है, sp3 संकरण है। sp3 संकरण के कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर के प्रतिकर्षण की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, उसके कारण से ये कितना रह जाता है 107 डिग्री। ऐसा हमने पढ़ा था NH3 अमोनिया में। लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं, अपने को ये याद रखना है कि दोनों में sp3 संकरण है, दोनों का बॉन्ड एंगल जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है sp3 संकरण के अकॉर्डिंग वो 109 डिग्री 28 मिनट है। अब देखिए दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे NH3 और NF3 की। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर है, और इससे जुड़े हुए होते हैं 3 फ्लोरीन, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं NH3 की। NH3 में भी सेम यही है, 3 फ्लोरीन की जगह क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर जुड़े हुए हैं। आगे समझ में, आगे देखें इसमें क्या रहेगा। आगे इसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की जो ईएन है ना उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो फ्लोरीन की अपने को पता है आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है 4.0, और नाइट्रोजन की होती है 3 होती है 3.0। अब देखो ज्यादा ईएन किसकी है, फ्लोरीन की है, ज्यादा ईएन फ्लोरीन की है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक ईएन वाले फ्लोरीन के पास में रहेंगे, बीच में नहीं होते। वरना तो क्या होता है कि AB बॉन्ड के अंदर दोनों की ईएन समान है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, इतना ही दूर ये A से होंगे, इतना ही दूर ये B से होंगे। लेकिन यदि A की ईएन बढ़ जाए तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास में आ जाएंगे, और यदि B की ईएन बढ़ जाए दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले जाएंगे। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो इस नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले गए, इस NF बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चले गए, इस वाले के भी यहाँ पे चले गए। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव समान आवेश के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे इनकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की ईएन है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो ज्यादा ईएन किसकी है, नाइट्रोजन की है। जब नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे, यहाँ इस नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे। पहली बात तो ये बताओ बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है। अब ये जो NH3 का अणु है, NF3 का अणु है, इसमें बॉन्ड एंगल ये होगा या बॉन्ड एंगल ये वाला होगा, ये ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला रहेगा। तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन होती है किसी अणु में 2 निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण उसका बंध कोण कहलाता है। ये नहीं कि किसी भी 2 बंधों के बीच का कोण बंध कोण होता है, ऐसा नहीं होता। 2 निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब है उनके बीच में कोई और बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको बॉन्ड एंगल माने तो बीच में एक बॉन्ड और भी आ रहा है,
लेकिन हमें निकटवर्ती बॉन्ड लेने हैं, चाहे ये दो बॉन्ड ले लो, चाहे ये दो पास पास वाले बॉन्ड ले लो। तो किसी अणु के दो पास पास स्थित बंधों के बीच का कोण उसका बंध कोण कहलाता है। तो ये बंध कोण ये वाला नहीं रह के क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इसमें वापस आते हैं NH3 पे। तो नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है, हाइड्रोजन की ईएन क्या है, कम है। तो बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन की ज्यादा पास में रहेंगे। अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले और ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज वाले। समान आवेश के बीच में यहाँ भी क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम है। कम दूरी है, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही बड़ा रहेगा। ये प्रतिकर्षित करेंगे आपस में, तो ये वाला बॉन्ड एंगल यहाँ आ जाएगा, ये वाला थोड़ा इधर चले जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जो इतना था वो बढ़ के कितना हो गया, ये वाला हो गया। तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यहाँ पे जब फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो दोनों ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले गए, तो ईएन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब प्रतिकर्षण तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड थोड़ा दूर दूर जाएंगे। तो अब ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इतना हो गया। या फिर यहाँ पे देखें तो ये इतना हो गया। पहले वाले की तुलना में बढ़ा है प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन कम बढ़ा है। इस वाले में तो बहुत अधिक बढ़ गया। तो इसमें बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा रहेगा, NF3 की तुलना में NH3 का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ये क्यों ज्यादा है, इसकी व्याख्या हम किससे करेंगे, ईएन की सहायता से किया जाएगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से ईएन की सहायता से हम किन्हीं भी अणुओं की जो बंध कोण है उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये कारण रहेगा इसमें कि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, इसमें नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पास पास में आगे, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा रहेगा। रिपल्सन समानुपाती बॉन्ड एंगल, रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इस वाले से रिलेशन क्या बनता है, तो रिलेशन देखिए, रिलेशन ये बनेगा, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है और ये क्या है, परिधीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु की ईएन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। केंद्र और परिधीय धातु परमाणु है या फिर परिधि पे स्थित जो परमाणु है, सराउंडिंग एटम भी बोल सकते हैं इनको। तो सराउंडिंग एटम जो इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित होते हैं, इसको चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं, उनकी ईएन यदि ज्यादा रहेगी तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो दो रिलेशन निकलते हैं इसके अंदर। तो NF3 और NH3 में से किसका बंध कोण अधिक होगा था, क्यों होगा, ये तो समझ लिया यहाँ से। अब देखें इसके अंदर दो जो रिलेशन बनते हैं ईएन और बॉन्ड एंगल की आपस में, तो वो देख लो। एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखने, इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है इसको। वो तो है कि एक बार ऐसे कि आइडिया लग जाएगा इन फॉर्मूले की सहायता से कि कौन से का ज़्यादा है, फिर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है अपने को ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ईएन समानुपाती बॉन्ड एंगल। किसी भी यौगिक या अणु में दो अणु हैं, उनमें से एक की केंद्रीय परमाणु की ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल उसी का ज्यादा रहेगा। और सेकंड आएगा इसके अंदर ईएन ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम का मतलब है जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए ना चारों ओर, वो होते हैं सराउंडिंग एटम। ईएन ऑफ सराउंडिंग एटम विद कर्मानुपाती बॉन्ड एंगल। यदि केंद्रीय परमाणु की तुलना में ये जो बाहर जुड़े हुए परमाणु हैं उनकी ईएन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। ये दोनों फॉर्मूले इस पे अप्लाई कर लो। इसके अंदर केंद्रीय परमाणु की ईएन ज्यादा है बाहर वालों की तुलना में, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। और इस वाले में बाहर वाले जो सराउंडिंग एटम है उनकी ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आंसर है। और ये दो इसके फॉर्मूले लिख लो। अब इन दोनों फॉर्मूलों के बेस दो, एक एग्जांपल इसका करेंगे और एक एग्जांपल इसका करेंगे, ठीक है। दोनों रिलेशन लिख लेंगे इसके।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल। हम फास्फोर्स के हेलाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। फास्फोर्स के हेलाइड जैसे PF3, PBr3, PCl3 और PI3। ये फास्फोर्स के 4 हेलाइड हो गए, चारों में हेलोजन अलग अलग है। अब इनको हमने ये बोलेंगे कि इनको बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बंद कोण का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो देखें इन चारों के अंदर ये संकरण कैसा है, sp3 संकरण है, तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो अपन दो देख लेते हैं, PF3 और PI3 को, सिर्फ दो देख लेते हैं, बाकी तो इनके बीच में रहेंगे। अब आती है PF3 की बात। तो ये फास्फोर्स पे एक लोन पेयर है और ये आएंगे PF3। अब PF3 में देखो आप, फास्फोर्स की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, सॉरी फ्लोरीन की EN ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ रहेंगे। PI3 में देखें आप, यही रहेगा एक लोन पेयर और ये 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं। अब फास्फोर्स और आयोडीन में से फास्फोर्स की EN ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फास्फोर्स की तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा। यहाँ पे दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में दूरी कम है, दूरी कम है तो प्रतिकर्षण ज्यादा रहेगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो PI3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, PF3 का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा तो कम कैसे होगा, जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू होगा इसमें कि सबसे ज्यादा PI3 का है, उससे कम PCl3 का, उससे कम PBr3 का और सबसे कम रहेगा PF3 का बॉन्ड एंगल। अब इस फॉर्मूले में देखो कौन सा यूज हो रहा है, तो देखें इसमें PF3 से PI की तरफ चल रहे हैं हम, तो ये जो यहाँ पे सराउंडिंग एटम की EN ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की EN जिसमें ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो सबसे कम EN इसकी होगी। अब इस साइड चल रहे हैं तो सराउंडिंग एटम की EN फास्फोर्स, सॉरी हाँ फास्फोर्स है, सॉरी ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन इस साइड जा रहे हैं, तो इनकी EN कम होती जा रही है, सराउंडिंग एटम की EN कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा EN इसमें सबसे कम EN आयोडीन वाले की है, तो जिसमें सराउंडिंग एटम की EN कम होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, PI3 का रहेगा, उससे कम रहेगा PBr3 का, उससे कम रहेगा PCl3 का और सबसे कम रहेगा इसमें PF3 का। तो इसमें इस साइड जाते जा रहे हैं हम, तो सराउंडिंग एटम की EN बढ़ती जा रही है, सराउंडिंग एटम की EN बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा PI3 का, कम होता होता PF3 का सबसे कम रहेगा। तो ये वाला रहेगा फास्फोर्स के हैलाइडों का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वाला जो है इसका आंसर रहेगा ये वाला, ये इस फॉर्मूले से सोल्व होगा। तो ये फॉर्मूला सही है अपना। उसके बाद में एक एग्जांपल और देख लो इसके अंदर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल हम सेंट्रल एटम वाला कर लेते हैं। एग्जांपल देखें किसका है, एग्जांपल हम लिखेंगे H2O, H2SE, H2S, H2SE और H2TE। ये सारे पी ब्लॉक के 16वें वर्ग के तत्व है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो पी ब्लॉक के 16वें वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड है ये H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो इन हाइड्राइडों में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बॉन्ड एंगल का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल।
ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल का, तो ये किस प्रकार से रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें आप क्या आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके अंदर ये आएगा कि H2O और H2Te को देख लेते हैं, केवल इन दो को देख लेंगे, बीच वाले तो इसके बीच में रहेंगे। तो H2O को देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये इस पे दो लोन पेयर हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखें ऑक्सीजन की En ज्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है En। तो देखें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया, प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। H2Te में देखें आप, ऑक्सीजन सॉरी टेलुरियम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो लोन पेयर हो गए, और ये जुड़े हुए हाइड्रोजन। अब इसमें टेलुरियम की En कम होती है, हाइड्रोजन की En ज्यादा है। हाइड्रोजन की En ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहेंगे। तो जब इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में आपस में डिस्टेंस ही ज्यादा है तो इन इलेक्ट्रॉनों के और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो इसकी तुलना में उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस कम है वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है वहां रिपल्सन कम होगा, और वहां पे बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, कम होगा। रिपल्सन समानुपाती बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो इसके अकॉर्डिंग लिखें En ऑफ सेंट्रल एटम, जिसमें केंद्रीय परमाणु की En ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो H2O में ऑक्सीजन की En ज्यादा है केंद्रीय परमाणु की, केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन इसमें, तो केंद्रीय परमाणु की En ज्यादा है तो H2O का बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O का। उसके बाद में इस साइड जा रहे हैं हम, तो केंद्रीय परमाणु है उसका, ऐसे होते ना ये थोड़े वर्ग में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अपने को पता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे साइज बढ़ने के साथ साथ En कम होती जा रही है। तो केंद्रीय परमाणु की En कम होती जाएगी तो बॉन्ड एंगल है वो कम होता जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपका रहेगा इस प्रकार से। तो ये हुआ है इस वाले फॉर्मूले से सोल्व। तो केंद्रीय परमाणु की En है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जो यौगिक या अणु है उसका बंध कोण भी कम होता जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका En और बॉन्ड एंगल में रिलेशन। ये दो फॉर्मूले याद रखना, En ऑफ सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल के समानुपाती रहेगा, और En ऑफ सराउंडिंग एटम है वो रहेगा बॉन्ड एंगल के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद में आप क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन है H2O और HF, H2O और सेकंड रहेगा OF2। ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें भी ऑक्सीजन ही है केंद्रीय परमाणु, इसमें भी ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु, केवल इसके साथ जुड़े हुए सराउंडिंग एटम चेंज कर दिए। इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, फ्लोरीन है। अब पता है इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा और किसका बॉन्ड एंगल कम रहेगा। तो इसको हम दोनों फॉर्मूले में से किसी से भी सोल्व करें, इसको तो हम स्ट्रक्चर से भी सोल्व कर सकते हैं। ये देखें ऑक्सीजन, दोनों में ही sp3 संकरण है, ध्यान रखना, OF2 में भी और H2 में भी। ये हो गया, ये इसके ऊपर लोन पेयर हो गए। अब देखो OF2 को, ये लोन पेयर है इसके ऊपर दो, और ये फ्लोरीन है, और ये वाला भी क्या है, फ्लोरीन है। आ गया समझ में। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की En ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेंगे। इसमें फ्लोरीन की En ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के पास में रहेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होगी रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम रहेगा। तो कौन से में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, H2O में। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु की En ज्यादा है सराउंडिंग से तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है, और यहाँ पे सराउंडिंग एटम की En ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या है, कम है।
तो H2O और OF2 में से किसका बंध कोण ज़्यादा रहेगा? H2O का बंध कोण ज़्यादा होगा और OF2 का बंध कोण है वो यहाँ पे कम रहेगा। ये था इसमें ईएन और ईएन का केमिकल बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है ये। ठीक है, सारे टॉपिक इसके कंप्लीट हैं, ईएन वाले सारे के सारे सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बच गया इस बी पार्ट का, तो जैसे कि एस पी डी एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, कि एस ब्लॉक के तत्व किसे बोलेंगे, पी ब्लॉक के क्या है, डी ब्लॉक के क्या है, एफ ब्लॉक के क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।